देहरादून में 5 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तरकाशी में आयोजित जनसभा में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। इससे पहले भटवाड़ी में आयोजित रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भाजपा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डर। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को इंटेलिजेंस को लेकर किया आगाह। कांग्रेस ने रैली को संबोधित करने पहुंचे पीएम मोदी से मांगे 6 सवालों के जवाब। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पूछा, अंकिता भंडारी मामले में वीवीआईपी कौन? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने वापस लिया इस्तीफा। कांग्रेस नेताओं के मनाने पर माने दीपक, पार्टी को करेंगे मजबूत। और बद्री केदार धाम की सुरक्षा की ट्रेनिंग को बनेगा नई एसओपी। पुलिस को दी जा सकती है जिम्मेदारी। कपाट बंद होने के बाद आईटीबीपी को सौंपी जाती है धामों की सुरक्षा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर विकासनगर से, जहां लोकसभा चुनाव मतदान को महज 2 सप्ताह का समय बचा है। इसलिए जिसको लेकर राजनीतिक दलों के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं और जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में अब देश की 2 दिग्गज राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने भी सूबे में हुंकार भरना शुरू कर दिया है, जिसके चलते जहां एक ओर रुद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी जमकर गरजे, वहीं अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेज तर्रार नेता जेपी नड्डा टिहरी लोकसभा की विकासनगर विधानसभा में कल 4 अप्रैल को चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने सभा स्थल की तैयारियों के साथ ही भीड़ जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहे ग्राम पंचायत का हो, म्यूनिसिपैलिटी का हो, नगर निगम का हो, विधानसभा का हो, जिला पंचायत का हो, पंचायतों का हो या लोकसभा का हो, पार्लियामेंट का हो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को सीरियसली लेती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इसलिए उस सीरियसनेस के साथ हम लोग कल के इस रैली के लिए जुटे हैं। और इस चुनाव को हम 2019 में जिस अंतर से हमने जीता था, हमारी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी भी कल जनसभा में रहेंगे, जिस अंतर से हमने 19 में जीता था उससे कई गुना ज़्यादा अंतर से हम इस बार इस लोकसभा को जीतेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पौड़ी में नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए पौड़ी एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने एक रिटायर्ड फौजी सहित 6 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि ये सभी 6 आरोपी पौड़ी जिले में स्मैक का कारोबार करते थे और इनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि एनडीपीएस के मुकदमों के तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा जो भी व्यक्ति जिले में नशे का कारोबार कर रहे हैं उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज कार्रवाई करते हुए कोतवाली कोटद्वार के द्वारा 6 ऐसे अभियुक्तों को चिन्हित करते हुए इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए इन 6 अभियुक्तों के विरुद्ध जो भी इन्होंने नशे का कारोबार करते हुए मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एकत्रित की है उनको नियमानुसार सीज किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत होते ही प्राइवेट बुक सेलर्स और स्कूलों की मनमानी के कारनामे भी सामने आने लगे हैं। लगातार प्राइवेट बुक सेलर द्वारा मनमानी कीमतों पर किताबों को महंगे दामों पर बेचने की शिकायतें अब आम हो चली हैं। प्रशासन पूरे मामले को गंभीरता से लेने की बात तो हर बार करता है, लेकिन आखिर में पूरे अभियान की हवा निकल जाती है। अब फिर से एक बार यही जिन्न बाहर आ गया है और इस बार भी प्रशासन का यही कहना है कि जनता से मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी और हम पूरी तरह से आम आदमी के साथ खड़े हैं। सत्र जैसे शुरू हुआ है तो ये हर बार ही देखा गया है कि जब भी सत्र शुरू होता है दुकानों पे बहुत भीड़ हो जाती है। एक तो अभिभावकों से भी अनुरोध है कि वो इसको प्रॉपर समय अभी है हमारे पास, अनावश्यक रूप से परेशान न हो। दूसरा, कुछ शिकायतें जो आ रही हैं कि वो ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं। साथ में ये भी संज्ञान में आया कि कुछ रेफरेंस बुक के नाम पे ऊंचे मूल्य की किताबें बेची जा रही हैं, तो उसका संज्ञान लिया गया है। और कल हम लोगों ने इसमें शिक्षा विभाग के माध्यम से एक मीटिंग भी रखी हुई है 11 बजे, और उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी को भी कहा है और खंड शिक्षा अधिकारी भी इसमें रहेंगे। सभी स्कूलों को उसमें बुलाया गया है। तो बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल तो ले लिए इन्होंने, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है,
तमाम लोग वहाँ पे किताबें खरीद रहे हैं, लेकिन वो दिन भर घंटों इंतजार कर रहे हैं और कोई व्यवस्था नहीं है उसमें। हाँ, उसके लिए भी कहा गया कि आप उसमें कम से कम जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो। अब रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सभी भाजपा के मंडल और बूथ अध्यक्षों के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 अप्रैल को बैठक करेंगे। हरिद्वार बैठक में भाजपा प्रत्याशियों के लिए जीत का आधार तय करने के साथ ही जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए जीत का मंत्र देने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार आ रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा के नेताओं और पदाधिकारियों में उत्साह है। डोईवाला में भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यालय में आज बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें पदाधिकारियों की ये बैठक हुई, जिसमें डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गेरोला के साथ तमाम पदाधिकारियों ने शिरकत की और कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए रणनीति भी बनाई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 5 तारीख को हरिद्वार में आ रहे हैं और वो हमारे पूरे जो हमारी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र है उसके बूथ के अध्यक्ष, अपने बूथ के सचिव और BLA 2 और शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी और हमारे जिले के, प्रांत के, प्रदेश के जो हमारे कुछ क्षेत्र में रहने वाले जो भी हमारे मोर्चों के हैं, प्रकोष्ठों के हैं, पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। और आज हमने उसकी तैयारी की दृष्टि से और अन्य जो हमारे 1 तारीख से जो हमारे अभी तक लगातार कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसकी भी हमने आज समीक्षा करी है। हमारे यहाँ से पूरे जितने भी हमारे यहाँ पर 190 बूथ हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के बीच हरिद्वार में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, पूर्व सीएम हरीश रावत के 3 करीबी नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी नेताओं को भाजपा ज्वाइन कराया। भाजपा ज्वाइन करने वाले नेताओं में संजय महंत कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा और मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं पुरुषोत्तम शर्मा हरीश रावत के OSD रह चुके हैं, जबकि राजेश रस्तोगी पूर्व दर्जाधारी और हरीश रावत के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। मोदी जी का कार्य ही प्रभावी है। पुरुषोत्तम धामी जी मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर और इस प्रदेश के अनेकों दलों के वरिष्ठ नेता हमारे दल से जुड़ रहे हैं और ये इस बात का संकेत है कि विकास सबको दिखाई दे रहा है। और जब विकास दिखाई देता है तो विरोधी दल के लोगों को मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए बचता नहीं है और जनता का भी दबाव है कि भाई मोदी जी के इस विकासमुखी कार्यों को आप अपना सहयोग प्रदान कर। यही कारण है बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। हम सबका स्वागत कर रहे हैं। प्रचंड बहुमत, ऐतिहासिक जीत की और भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। लोगों के पास प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस के अंदर द्वंद्व चल रहा है कि किसकी जमानत बच सकती है। जीत का द्वंद्व नहीं है, वह जमानत बचाने का द्वंद्व है और यही कांग्रेस का आंतरिक प्रतिस्पर्धा भी है। अब बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सत्ता दल भाजपा लगातार एक्टिव मोड में कार्य करती नजर आ रही है। आपको बता दें, जिसके चलते राजधानी देहरादून के भाजपा मीडिया सेंटर में धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने प्रेस वार्ता की। इस बीच विनोद चमोली ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बीते दिन रुद्रपुर में हुए विशाल जनसभा के संबोधन से स्पष्ट होता है कि वह भावनात्मक रूप से उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल उत्तराखंड के विकास के लिए स्वर्णिम काल होने जा रहे हैं। देखिए, बदलाव का दौर है और मुझे महसूस हो रहा था बहुत समय से कि हमें भी जो है बदलाव के साथ चलना चाहिए। जो आज देश के अंदर विकास हुआ है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी है देश की, जिस प्रकार से आज हमारी इकोनॉमी 5th लेवल पे पहुंच गई है वर्ल्ड में इकोनॉमी, एंड वी आर लाइकली टू बी 3rd इकोनॉमी बाय एंड ऑफ 27। तो मुझे लगता है कि हमें भी उसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि मैं कांग्रेस में एक बहुत लंबे समय तक रहा हूँ। कांग्रेस में मैंने पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा के चुनाव भी लड़े। 2017 में मैंने असेंबली का चुनाव लड़ा था। अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और जैसे मैंने पहले दिन ही कहा था कि हमारी ये संस्था का क्रम मतदान के एक दिन पूर्व तक चलेगा। मुझे बताते खुशी है कि भिन्न दलों के ऐसे प्रभावशाली लोग लगातार जुड़ रहे हैं। आज भी हरिद्वार के अंदर ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था और यहाँ पर इंजीनियर SP सिंह जी ने हमारी पार्टी उनके अथाह समर्थकों के साथ ज्वाइन किया है। खासतौर पर जो हमारा अनुसूचित जाति का तबका है उस पर काम को बढ़ाने के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा सीट हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ ऋषिकेश विधानसभा पहुंचकर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर ऋषिकेश बाजार तक रोड शो के जरिए जनसंपर्क किया और रोड शो में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों को महंगाई, बेरोजगारी, विकास न करने सहित कई तरह के ग्रहण लगे हैं। के स्टारों पर जो है, भाजपा के सारे स्टारों पर बेरोजगारी, महंगाई और विकास न करने आदि का, गरीब अमीर की खाई बढ़ाने, कई तरीके के ग्रहण लगे। तो उनके जितने स्टार, सुपरस्टार जो भी हैं, वो सब ग्रहण युक्त है, उन पर सब पर ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए और उत्तराखंड में लोग बड़े धार्मिक भावना के हैं, वो ग्रहण लगे हुए लोगों की तरफ नहीं देखे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। भाजपा चुनाव से पूर्व लगातार दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में सदस्यता दिला रही है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरिद्वार से पूर्व कांग्रेसी नेता एसपी सिंह को भाजपा मुख्यालय में सदस्यता दिलाई। सदस्यता को लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारा यह सदस्यता अभियान मतदान के एक दिन पूर्व तक चलेगा और आज एसपी सिंह ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन की है। इससे भाजपा का कुनबा और भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में ऐसी विधानसभा है जो हम हारे हैं, उनमें प्रत्यक्ष तौर पर इनका सहयोग लिया जाएगा। देखिए, ये बदलाव का दौर है और मुझे महसूस हो रहा था बहुत समय से कि हमें भी जो है बदलाव के साथ चलना चाहिए। जो आज देश के अंदर विकास हुआ है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी है देश की, जिस प्रकार से आज हमारी इकोनॉमी 5th लेवल पे पहुंच गई है वर्ल्ड में इकोनॉमी, एंड वी आर लाइकली टू बी 3rd इकोनॉमी बाय एंड ऑफ 27। तो मुझे लगता है कि हमें भी उसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि मैं कांग्रेस में एक बहुत लंबे समय तक रहा हूँ। कांग्रेस में मैंने पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा का चुनाव भी लड़े। 2017 में मैंने असेंबली का चुनाव लड़ा था। अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और जैसे मैंने पहले दिन ही कहा था कि हमारी ये संस्था का क्रम मतदान के एक दिन पूर्व तक चलेगा। मुझे बताते खुशी है कि भिन्न दलों के ऐसे प्रभावशाली लोग लगातार जुड़ रहे हैं। आज भी हरिद्वार के अंदर ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था और यहाँ पर इंजीनियर एसपी सिंह जी ने हमारी पार्टी उनके अथाह समर्थकों के साथ ज्वाइन किया है। खास तौर पर जो हमारा अनुसूचित जाति का तबका है, उस पर काम को बढ़ाने के लिए। अब बात करेंगे अगली खबर की। गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने की घटनाओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बेहद संवेदनशील तराई पूर्वी वन प्रभाग में वन विभाग ने फायर सीजन शुरू होते ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीएफओ हिमांशु बागरी ने बताया कि फायर सीजन अलर्ट के चलते कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा कंट्रोल बर्निंग का कार्य किया जा रहा है। अभी जो अलर्ट्स जारी हुए हैं आईएमडी द्वारा, उसमें कहा जा रहा है कि इस बार अत्यधिक गर्मी पड़ने वाली है, जिसके दृष्टिगत हमारा ये सीज़न फायर के दृष्टिगत काफ़ी संवेदनशील रहने वाला है। तो उसके क्रम में अभी हमने कुछ वॉचर रखे हुए थे, बट 1 अप्रैल से वॉचरों की संख्या हमारे प्रत्येक क्रूज स्टेशन में बढ़ाए जा रहे हैं और इससे पूर्व हमारे जो भी कंट्रोल बर्निंग होती है, फायर लाइन कटान, ये सब कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। तो और अब इनको हमारे स्टाफ से रेगुलर ड्रिल कराई जा रही है, जिससे कि यदि कोई आग लगती है तो समय पर नियंत्रण किया जा सके और वो भव्य रूप ना ले। जी, विगत अभी 2 दिन पूर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व और तराई पूर्वी वन प्रभाग के बॉर्डर एरिया में एक आग लगी थी। तो उसमें दोनों ही जगह की टीमों ने उसको काबू पा लिया था और अभी वो आग नियंत्रण में है। कंट्रोल रूम भी अलर्ट है। हमारा कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम में हमारे सैटेलाइट के माध्यम से अलर्ट आते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे हर रेंज में भी वायरलेस ऑपरेटर बैठे रहते हैं, जिनको सूचना फायर की जैसे ही आती है कंट्रोल रूम में सूचित किया जाता है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जेल में फैली अव्यवस्थाओं और जेल के जर्जर भवन का स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नैनीताल जेल में क्षमता से अधिक कैदियों को सितारगंज जेल में शिफ्ट करने के साथ ही राज्य सरकार से सितारगंज जेल में सजा काट चुके कैदियों को रिहा करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तिथि नियत की गई है। जेल रिफॉर्म को लेकर एक याचिका है जिसमें मैं एमिकस क्यूरी हूँ। नैनीताल जेल में बहुत ज़्यादा इन्मेट्स रह रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आज आईजी प्रिजनर खुद उपस्थित हुई थी वीसी के माध्यम से और उन्होंने कोर्ट को ये अवगत कराया कि हमारे पास जगह नहीं है, इसके लिए हमें 10 एकड़ स्पेस दिलवाए। तो कोर्ट ने उन्हें डायरेक्शन दिया है कि सितारगंज जेल बहुत बड़ी जेल है, तो जो यहाँ के कन्विक्टेड हैं उनको, नैनीताल के कन्विक्ट्स को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए।
और जो सितारगंज में जो सजा काट रहे हैं, जिनकी 17 साल 18 साल से ऊपर हो गई है सेंटेंस उनको, तो उनको आप सरकार के साथ मिलकर डिसीजन लीजिए और उन्हें मुक्त कर दीजिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्रपुर में आयोजित चुनावी जनसभा में देश सेवा के लिए जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों की वीरता की गाथा को सलाम करते हुए कहा था कि उत्तराखंड का 5वां धाम सैनिक धाम है। इसी सैनिक धाम का एक बड़ा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र बिंदुखत्ता आज भी अपने वजूद के लिए छटपटा रहा है। पिछले कई दशकों से राजस्व गांव के लिए जूझ रहे इस इलाके के सामने कभी हाथी कॉरिडोर की समस्या आती है तो कभी यहां के बासिंदों को अतिक्रमणकारी का तमगा दिया जाता है। ठीक चुनावी मौसम में सोए हुए प्रतिनिधि राजस्व गांव का वादा करने लगते हैं। यह स्थिति फिर से शुरू हो गई है। बिंदुखत्ता की आबादी 80,000 है। इस आबादी का 75% हिस्सा पूर्व सैनिकों या फिर वर्तमान में देश सेवा में तैनात सैनिकों का है। आपने जो सवाल पूछा कि बिंदुखत्ता राजस्व गांव के लिए पूछा, बिंदुखत्ता राजस्व गांव आचार संहिता से कुछ टाइम पहले माननीय विधायक जी देहरादून गए थे और सभी लोगों ने आप लोगों के माध्यम से सभी चैनलों में, सभी अखबारों में, सभी जगह मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है। तो राजस्व गांव बनाने की तो राजस्व गांव बनना ही बनना है। और दूसरा जो है सीमा विस्तार लालकुआ के लिए आप कह रहे हैं, सीमा विस्तार देखिए अभी जल जीवन मिशन के तहत अभी करोड़ों का लोकार्पण अभी माननीय विधायक जी द्वारा किया गया। उसी के आधार पर क्या कहते हैं लालकुआ का जो है विस्तार करा जाएगा। जब चुनाव आते हैं तो जनता को हर बार प्रलोभन देते हैं कि जितनी जटिल से जटिल क्षेत्र की समस्याएं लालकुआ विधानसभा की है हम सब हल करेंगे, लेकिन जब चुनाव निकल जाता है और उनकी सरकार बन जाती है तब ये कुछ भी नहीं करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, जिससे जनता में आक्रोश प्राप्त है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। हल्द्वानी के मलिक का बगीचा को खुर्द बुर्द करने के मामले में आरोपी साफिया मलिक आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक बरेली से गिरफ्तार की गई हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार साफिया को बीती देर रात हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वह पुलिस अभिरक्षा में है। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने बीती 22 फरवरी को साफिया मलिक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की आरोपी साफिया फरार चल रही थी। 16 फरवरी को नैनीताल पुलिस ने अब्दुल मलिक समेत 9 लोगों के पोस्टर जारी किए थे। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि फरार आरोपियों के पोस्टर हल्द्वानी समेत पूरे नैनीताल जिले और सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किए गए हैं। मास्टरमाइंड मलिक, उसकी पत्नी समेत 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तराखंड में 24 अप्रैल को 5 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के उत्तराखंड की 5 सीटों पर 55 प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। तो वहीं पौड़ी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस, भाजपा सहित 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। बुधवार को पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश प्रकाश रामनगर में अपने चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। मुख्य रूप से बीरोखाल ब्लॉक के रहने वाले मुकेश प्रकाश ने रामनगर में लोगों से जनसंपर्क करते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक तरफ सत्ता और विपक्षी लोग चुनाव प्रचार में पानी की तरह जहां पैसा बहा रहे हैं, तो वहीं स्टार प्रचारकों के माध्यम से मतदाताओं को रिझाने में भी लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि न तो उनके पास पैसा है और न ही चुनाव प्रचार के लिए कोई संसाधन है, वह तो केवल जनता को जागरूक करने के लिए, साथ ही पहाड़ों की बदहाल स्थिति को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और मैं गढ़वाल अवेकनिंग के लिए निकला हूं, जिसको मैंने माध्यम बनाया लोकसभा संसदीय चुनाव। क्या चुनाव चिन्ह आपका? मेरा चुनाव चिन्ह कलम की नींव और उस पर 7 किरण है और मैं लोगों के साथ फेस टू फेस बात करके अपना जो है इलेक्शन एजेंडा बढ़ाना चाह रहा हूँ। एक तरफ क्या है भाजपा दावे कर रही है 400 पार,
केंद्र में फिर से सरकार की बात कर रही है, उधर कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, आप निर्दलीय के तौर पर भागीदारी कर रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं आपके? मेरे मुद्दे विकास के लिए और जागरूकता के लिए हैं। मेरा पहाड़ आज ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जो कि जबकि उसके पास इतनी पोटेंशियल होने के बाद भी वो एक असहाय सा है। मेरा काम है कि राजनेताओं को जागरूक के साथ साथ जनता को भी जागरूक करना। तो उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।